हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारे आईईडी का लास्ट चैप्टर है ये, 8th चैप्टर, और इसका वेटेज है 8 मार्क का। और नाम है चैप्टर का कंपैरेटिव पाथ ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। अब कुछ कुछ बुक्स में इसको कंपैरेटिव स्ट्रैटेजी ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स भी कहते हैं, बट द बेसिक कंसेप्ट इज नॉट इन द नेम। इस चैप्टर में हम कंपेयर करने वाले हैं इंडिया, चाइना और पाकिस्तान को। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। सबसे पहले हम चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। मैं आपको एक बेसिक चीज बता देता हूं। हमारे कंट्री में या फिर हमारे दुनिया में 1947 से लेकर 1991 का जो पीरियड था, उस पीरियड को बोला जाता था द पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर। कौन सा वॉर? कोल्ड, यानी कि ठंडा वॉर। इन शॉर्ट, कोल्ड वॉर का मतलब होता है एक ऐसा पीरियड जहां पे कंट्रीज एक्चुअली में वॉर में इन्वॉल्व नहीं है, बट हो सकता है कि दे माइट गेट इन्वॉल्व इनटू अ वॉर। तो सारी कंट्रीज क्या करती थी? सारी कंट्रीज एक ग्रुप बनाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हो कि यूएस और ईरान का वॉर हो रहा है, तो कुछ कंट्रीज है जो ईरान को सपोर्ट कर रही है, कुछ कंट्रीज है जो यूएस को सपोर्ट कर रही है। तो वैसे ही कंट्रीज क्या कर रही थी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर? वो ग्रुप्स बनाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, इसको ध्यान रखो। देखो क्या लिखा हुआ है, इन द पोस्ट कोल्ड वॉर nations have been primarily trying to adopt various means which will strengthen their own domestic economies। वो अपनी खुद की इकोनॉमीज को, अपनी खुद की नेशन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। देखो, इस चक्कर में कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स बने थे जिसका नाम था, जैसे यहां पे लिखा हुआ है, सार्क, यूरोपियन यूनियन, एशियन, G8, G7, G20। अब जिसको जी का मतलब नहीं पता, जी मींस ग्लोबल, ग्लोबल 7, ग्लोबल 8, ग्लोबल 20, ब्रिक्स एक्सेट्रा। जिसमें से इंडिया किस किस का पार्ट थी? इंडिया वर अ पार्ट ऑफ सार्क, G20 एंड ब्रिक्स। ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया कौन से ग्रुप्स का पार्ट थी? इंडिया G20, ब्रिक्स और सार्क्स का पार्ट इंडिया रही है। जबकि अगर मैं पाकिस्तान की बात करता हूं तो पाकिस्तान खाली सार्क का पार्ट रही है। और चाइना की बात करता हूं तो चाइना इज अ पार्ट ऑफ G20 एंड ब्रिक्स। याद रखो, इंडिया तीनों का पार्ट है। कौन से तीन ऑर्गेनाइजेशंस के, कौन से तीन ग्रुप्स के? सार्क, G20 एंड ब्रिक्स। जबकि पाकिस्तान इज ओनली अ पार्ट ऑफ सार्क एंड चाइना इज ओनली अ पार्ट ऑफ G20 एंड ब्रिक्स। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंटल पाथ ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। देखो, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान के पास में काफी सारी सिमिलैरिटीज थी। तीनों नेशन ऑलमोस्ट सेम टाइम पे इंडिपेंडेंट हुए थे। जैसे इंडिया और पाकिस्तान की अगर मैं बात करता हूं तो 1947 में, जबकि चाइना, दैट इज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, फॉर्म या एस्टैब्लिश हुई थी 1949 में। तो ज्यादा फर्क नहीं है, हमारी जो स्टार्ट लाइन थी वो ऑलमोस्ट सेम थी। इंडिया और पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, जबकि चाइना एस्टैब्लिश हुई 1949 में। तो हमारा स्टार्ट लाइन ऑलमोस्ट सेम था। ऑल द थ्री इकोनॉमी स्टार्टेड प्लानिंग देयर डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज इन सिमिलर वे। तीनों ही कंट्री ने 5 ईयर प्लान बनाए थे। यहाँ पे देखो 5 ईयर प्लान बोले हुए हैं। तीनों ही नेशन ने 5 ईयर प्लान बनाए थे। इंडिया ने अपना 5 ईयर प्लान बनाया था 1951 में। चाइना वापस हमसे 2 साल पीछे थी। देखो, इंडिया इंडिपेंडेंट हुई 1947, चाइना 2 साल पीछे, दैट इज 1949। वैसे ही इंडिया ने अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया 1951 में, चाइना वापस हमसे 2 साल पीछे, दैट इज 1953। और पाकिस्तान 3 साल पीछे चाइना से, दैट इज 1956। याद रखो, 1951 इंडिया, 53 में चाइना, 56 में पाकिस्तान। तो ये तीन इनके हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान। इंडिया का फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना 1951, पाकिस्तान का 1956, चाइना का 1953। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। Since 2024, Pakistan has been working on the basis of its 13th 5 ईयर प्लान। अभी तक पाकिस्तान, करंटली पाकिस्तान अपने कौन से 5 ईयर प्लान में? 13th 5 ईयर प्लान में है। चाइना की अगर मैं बात करता हूं तो चाइना अपने 14th 5 ईयर प्लान में है। और अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया ने 2017 के बाद में 5 ईयर प्लान बनाने बंद कर दिए हैं। ठीक है, अब ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। पाकिस्तान इज 13th, चाइना इज 14th, इंडिया इज नो लॉन्गर मेकिंग 5 ईयर गोल्स या 5 ईयर प्लान्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान अडॉप्टेड सिमिलर स्ट्रैटेजीज सच एज क्रिएटिंग लार्ज पब्लिक सेक्टर। ये आपको याद होगा, हमने पढ़ा था सेकेंड चैप्टर में आईडी के, दैट द मेजॉरिटी रोल वाज असाइंड टू द पब्लिक सेक्टर। वैसे ही पाकिस्तान ने भी मेजॉरिटी रोल असाइन किया था पब्लिक सेक्टर को। टिल 1980s, मतलब ऑलमोस्ट 1980s तक तीनों के तीनों नेशन एक सेम ग्रोथ रेट पे चल रहे थे।
यानी इंडिया, चाइना और पाकिस्तान तीनों का जो ग्रोथ रेट था वो ऑलमोस्ट सिमिलर था। लेकिन 1980s के बाद में इंडिया और पाकिस्तान हैव मेड स्लो एंड इररेगुलर प्रोग्रेस, यानी इंडिया और पाकिस्तान का ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा। जबकि अगर मैं चाइना की बात करता हूं तो आज हम सबको पता है कि चाइना यूएस के बाद में दुनिया पे राज कर रही है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि चाइना ने 1980s के बाद में भयंकर, यहां पे देखो वर्ड लिखा हुआ है मिराक्युलस, यानी जादुई प्रोग्रेस दिखाई है। कुछ तो अलग किया है चाइना ने 1980s के बाद में, तो इस चैप्टर में हमें मेनली वही पढ़ना है। ठीक है, चालू करते हैं चाइना के साथ में हम लोग। अब चाइना के बारे में आप जब याद रखोगे तो आपको 1, 2, 3 याद रखना है। चाइना के बारे में 1, 2, 3 आपको याद रखना है। क्या याद रखना है वो बता देता हूं। 1 मीन्स चाइना फॉलोज वन पार्टी रूल। क्लियर, चाइना फॉलोज वन पार्टी रूल। 2 की अगर मैं बात करता हूं तो 2 का मतलब है, यहां पे अगेन 2 पॉइंट आ गए। चाइना इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस नेशन इन द वर्ल्ड। फर्स्ट कौन है? हम लोग। चाइना इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस नेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया के बाद में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां है? चाइना के पास में। और एक और नंबर की अगर मैं बात करता हूं सेकेंड में, तो दुनिया की इकोनॉमी में चाइना रैंक्स नंबर 2, यानी यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सेकेंड नंबर पे चाइना की इकोनॉमी इज द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और 3 की अगर मैं बात करता हूं तो 3 मींस कि चाइना के पास में सबसे बड़ा लैंड एरिया है, थर्ड लार्जेस्ट लैंड एरिया आफ्टर रशिया एंड कनाडा। ठीक है, तो 1, 2, 3 आप याद रखोगे। 1 का मतलब चाइना फॉलोज वन पार्टी रूल, यानी एक ही पार्टी है, वही इलेक्शन में खड़ी होती है, वही जीत जाती है, वन पार्टी रूल। सेकंड में 2 पॉइंट है, सेकंड मोस्ट पॉपुलस नेशन इन द वर्ल्ड एंड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। एंड 3 का मतलब इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बाई लैंड एरिया आफ्टर रशिया एंड कनाडा। एक बार फटाफट पढ़ लो। चाइना एस्टैब्लिश हुई 1949 में, ये हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1953 में इंप्लीमेंट हुआ, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे 1978 में। अब ये पॉइंट नया है, आपको याद होगा इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी कि एलपीजी आए थे 1991 में, चाइना में आए 1978 में, यानी हमसे 13 ईयर्स पहले। ठीक है, और अगर आपको याद हो अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि 1980s तक तीनों कंट्री सेम रेट पे काम कर रही थी। तो 1980 के आसपास क्या हुआ? इकोनॉमिक रिफॉर्म, और उसके बाद में चाइना ने मिराक्युलस ग्रोथ देखी है। क्लियर, देखो चाइना रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। अब यहां पे मैंने लिखा नहीं है आपके लिए, इट इज आफ्टर यूएस। तो यूएस के बाद में इट इज फर्स्ट, यानी ओवरऑल इट इज सेकेंड। फिर चाइना इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस नेशन इन द वर्ल्ड, ये मैं आपको बता चुका हूं। चाइना इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया, यानी कि लैंड मास। After establishment of People Republic of China under one party rule, the critical sectors of the economy, enterprises and lands owned and operated by individuals were brought under the government control. ये point important है, आपको आगे काम आएगा। चाइना में जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रीज ले लो, लैंड ले लो, दैट इज ओन्ड बाय द पार्टी ऑफ चाइना, द पॉलिटिकल पार्टी, द गवर्नमेंट ऑफ चाइना। आगे बढ़ते हैं फटाफट। What were the policies introduced in China? ठीक है, इसको पढ़ते हैं। अब देखो, इसको चालू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे इंडिया को हम पढ़ते हैं 2 हिस्सों में, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, आफ्टर ब्रिटिश रूल, या फिर बिफोर पार्टीशन, आफ्टर पार्टीशन। ठीक है, या फिर प्री नरेंद्र मोदी, पोस्ट नरेंद्र मोदी। ऐसे हम क्या पढ़ते हैं, उसको अलग अलग सेक्टर्स में पढ़ते हैं। वैसे ही चाइना को हम पढ़ते हैं 2 सेक्टर में, ये आप ध्यान रखना। एक हम पढ़ते हैं माओ, माओ के पहले, माओ के बाद, या फिर ड्यूरिंग माओ एंड आफ्टर माओ। अब माओ मतलब क्या होता है? माओ एक इंसान का नाम था। ठीक है, तो माओ, जैसे हमारे यहाँ पे महात्मा गांधी को हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वैसे चाइना में माओ करके एक बंदा था जिसका नाम था माओ जेडोंग, उसको हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। तो हम चाइना को पढ़ेंगे 2 हिस्सों में, एक ड्यूरिंग माओ एंड आफ्टर माओ, यानी माओ के पीरियड में कौन सी पॉलिसीज चाइना में इंट्रोड्यूस करी गई थी, एंड माओ के बाद में कौन सी पॉलिसीज इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस करी गई थी इन द इकोनॉमी ऑफ चाइना। क्लियर, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं द फर्स्ट पॉलिसी, जिसको हम बोलते हैं GLF, जिसका फुल फॉर्म इज ग्रेट लीप फॉरवर्ड। अब ग्रेट मतलब बड़ा, लीप मतलब जंप, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ। अब एक चीज जो आपको याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि इंडिया, चाइना और पाकिस्तान तीनों की तीनों इकोनॉमी जब हम इंडिपेंडेंट हुए या जब हम एस्टैब्लिश हुए थे,
तब तीनों की तीनों कंट्री एक एग्रेरियन इकोनॉमी थी। व्हाट डू यू मीन बाय एन एग्रेरियन इकोनॉमी? जिसका मेजॉरिटी रोल या फिर द मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन इन द जीडीपी कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर। और ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि अगर किसी भी इकोनॉमी को डेवलप्ड कैटेगरी में आना, किसी भी इकोनॉमी को अगर डेवलप्ड कैटेगरी में आना है तो उसका इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। यही है इसका मीनिंग ग्रेट लीप फॉरवर्ड। माओ चाहता था कि चाइना की इकोनॉमी बहुत बड़ा जंप ले आगे की तरफ, अब आगे मतलब डेवलप्ड इकोनॉमी बने। तो माओ का मन था कि चाइना एक एग्रेरियन इकोनॉमी से एक इंडस्ट्रियलिस्ट इकोनॉमी बने। ठीक है, यही हम समझेंगे इसमें। देखो, दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1958, अ प्रोग्राम नेम ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जिसका नाम है GLF। कैंपेन वाज इनिशिएटेड बाय माओ जेडोंग टू मॉडर्नाइज चाइनाज इकोनॉमी। The aim was to transform the agrarian economy into a modern economy through the process of rapid industrialization. माओ क्या चाहता था? चाइना जो एक एग्रेरियन इकोनॉमी थी उससे वो कन्वर्ट हो जाए एक इंडस्ट्रियलिस्ट, मॉडर्न इंडस्ट्रियलिस्ट इकोनॉमी में। ये चाहता था माओ। और कब इसने इंट्रोड्यूस किया था ग्रेट लीप फॉरवर्ड? 1958, याद रखना। अंडर दिस प्रोग्राम पीपल वर एनकरेज टू सेटअप इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड। लोगों को बोला गया कि आपके घर के पीछे में जो बैकयार्ड है, जिसमें आप अभी खेती करते हो, वहां पे खेती करना बंद करो और वहां पे इंडस्ट्री सेटअप करो, यानी हर घर में एक इंडस्ट्री हो जाएगी। दिस वॉज द पर्पस। इन द रूरल एरियाज कम्यून्स वर स्टार्टेड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। माओ जेडोंग ने दो चीजें करी थी। एक तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करने के लिए माओ जेडोंग ने क्या बोला कि हर घर के पीछे जो बैकयार्ड है उसमें हम एक इंडस्ट्री सेटअप करेंगे। दूसरा, उसने बोला कि एग्रीकल्चर तो देखो मेन रहेगा ही, वहां से खाना पीना आता है, ये है वो है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? वी विल स्टार्ट विद अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिव फार्मिंग, यानी सब मिलके फार्मिंग करेंगे। अभी कैसा होता था? आपका खेत है, आप फार्मिंग कर रहे हो, मेरे खेत में मैं फार्मिंग कर रहा हूं। माओ जेडोंग ने बोला ऐसा नहीं चलेगा, सब लोग मिलके कलेक्टिव फार्मिंग करेंगे। तो इससे क्या होगा? आप मेरी हेल्प करोगे, मैं आपकी हेल्प करूंगा, हम दोनों की एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, और साथ में जिन लोगों ने अपने बैकयार्ड में इंडस्ट्री खोल ली है उसके कारण इंडस्ट्रियल सेक्टर भी ग्रो होगा। तो ये सिस्टम था माओ जेडोंग का। ठीक है, तो माओ जेडोंग इन द रूरल एरियाज कम्यून्स वर फॉर्म्ड। कम्यून्स मतलब कलेक्टिव फार्मिंग। द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव फार्मिंग इज कॉल्ड एज कम्यून्स. Communes is a system of collective farming under which people were made to cultivate farmland in China. That is, people collectively cultivated the farms. Clear? अब देखो, इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो इसके लिए चाइना ने हेल्प मांगी थी रशिया से, लेकिन फिर कुछ प्रॉब्लम्स हुई रशिया के साथ में, जिसके कारण रशिया ने अपना मैन पावर को वापस बुला लिया। ठीक है, और इनिशियली GLF जो था, दैट इज आवर ग्रेट लीप फॉरवर्ड, वो सक्सेसफुल लग रहा था कि ये सक्सेसफुल हो जाएगा। बट बाद में क्या हुआ देखो, इन 1958 देयर वर 26,000 कम्यून्स। ये याद रखना, कितने कम्यून्स है? 26,000 कम्यून। बाद में क्या हुआ? GLF कैंपेन मेट विद प्रॉब्लम्स। अ सीवियर ड्रॉट कॉज्ड हैवॉक इन चाइना, किलिंग अराउंड 30 मिलियन पीपल। अब अगर आपको 30 मिलियन पीपल सुनने में छोटा लग रहा है तो मैं आपको कन्वर्ट करके बता देता हूं। 30 मिलियन पीपल मींस अराउंड 3 करोड़ पीपल। चाइना में एक ड्रॉट आया जिसके कारण 3 करोड़ लोग मर गए। क्लियर? एक बार फटाफट रिकैप ले लो। ग्रेट लीप फॉरवर्ड का मतलब बड़ा जंप आगे की तरफ, यानी माओ जेडोंग चाहता था कि चाइना एग्रेरियन इकोनॉमी से बन जाए एक इंडस्ट्रियलिस्ट इकोनॉमी। कौन इंट्रोड्यूस किया? माओ जेडोंग। कब इंट्रोड्यूस किया? 1958। एम क्या था? टू ट्रांसफॉर्म चाइना इनटू अ मॉडर्न इंडस्ट्रियलिस्ट इकोनॉमी। कैसे करेंगे? एनकरेज द पीपल टू सेट अप इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड। तो फार्मिंग का क्या होगा? फार्मिंग अभी आप इंडिविजुअल करते थे, अब आप कलेक्टिव फार्मिंग करोगे। कलेक्टिव फार्मिंग को क्या बोला जाता है? कम्यून्स। कितने कम्यून्स बने? 26,000 कम्यून्स। किस कंट्री से हेल्प मांगी? रशिया से हेल्प मांगी। फिर लास्ट में क्या हुआ? रशिया ने अपने मैन पावर को वापस बुला लिया और कुछ प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम मतलब ड्रॉट, जिसके कारण कितने लोग मर गए? अराउंड 3 करोड़ पीपल, 30 मिलियन पीपल। क्लियर? नेक्स्ट का नाम होता है ग्रेट प्लोरेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। ये भी माओ जेडोंग लेके आया था in the year 1965. This policy was introduced in 1965, was implemented in 1966 and it went till 1976. ठीक है, 1966 में इंप्लीमेंट हुई, 1976 तक गई थी। was introduced in the year 1965. माओ जेडोंग ने इंट्रोड्यूस करी थी। अब इसके अंदर बहुत खास हुआ। देखो, पहले आप नीचे वाली लाइन पढ़ो। GLF के साथ में प्रॉब्लम क्या हुई थी? दैट रशिया हैड कॉन्फ्लिक्ट्स विद चाइना, जिसके कारण उसने अपने मैन पावर प्रोफेशनल्स को विड्रॉ कर लिया था।
तो जो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोसेस था वो रुक गया था। क्लियर? हेल्प हमने मांगी, यानी चाइना वालों ने हेल्प मांगी थी रशिया से, रशिया ने इनिशियली हेल्प करी, बाद में उसने लोगों को वापस बुला लिया, जिसके कारण चाइना का जो इंडस्ट्रियलिस्ट इकोनॉमी बनने का जो सपना था वो रुक गया। इसके कारण इंट्रोड्यूस हुआ था ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। किसने इंट्रोड्यूस किया? माओ जेडोंग ने। कब इंट्रोड्यूस किया? 1965। कब इंप्लीमेंट हुआ? 1966। कब तक चला? 1976। 10 इयर्स। क्या हुआ इसके अंदर? इसके अंदर माओ जेडोंग ने बोला कि स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, यानी यूथ और जो लोग काम कर रहे हैं, उनको कंट्री साइड भेजो फॉर वर्क एंड लर्न। यहां पे इस सिस्टम में सबसे बड़ा क्वेश्चन उठा था चाइना के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर कि भाई हम इंडस्ट्रियलिस्ट इकोनॉमी खुद से क्यों सेटअप नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ पता क्यों नहीं है। अगर नहीं पता है तो ऐसे एजुकेशन सिस्टम का क्या काम। आपको यकीन नहीं होगा, अंडर दिस पीरियड फॉर 4 years चाइना में स्कूल और कॉलेजेस बंद थी। ऑलमोस्ट एवरी स्कूल एंड एवरी कॉलेजेस वर क्लोज डाउन। तो लोग कहां गए? जो बच्चे स्कूल जा रहे थे, जो बच्चे कॉलेज जा रहे थे, उनको क्या बोला गया कि कोई मतलब नहीं है एजुकेशन का, आप जाओ कंट्री साइड, वर्क एंड लर्न, काम करते करते सीखो और फिर वापस आके चाइना को एक इंडस्ट्रियलिस्ट इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म कर दो। हमें नहीं डिपेंडेंट रहना है रशिया के ऊपर, हमें नहीं चाहिए हेल्प किसी भी और देश से, हम खुद हमारे लोगों को काम करना सिखाएंगे और वही लोग यहां पे आके फिर इंडस्ट्रियलिस्ट इकोनॉमी सेटअप करेंगे। क्लियर? ये था दूसरा पॉलिसी इंट्रोड्यूस बाय माओ जेडोंग। अब देखो माओ जेडोंग की दोनों ही पॉलिसी में ग्रेट ग्रेट वर्ड है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। डन। अब हम पढ़ते हैं कि माओ जेडोंग चला गया, उसके बाद में क्या हुआ। अब यहां से चालू होता है आपका पोस्ट माओइस्ट पीरियड। इसको बोला जाता है द पोस्ट माओइस्ट पीरियड, यानी माओ के बाद में। जीएलएफ और जीपीसीआर था हमारा माओइस्ट पीरियड के अंडर में, यानी अंडर द रूल ऑफ माओ जेडोंग। अब जो हम पढ़ने वाले दैट इज पोस्ट माओइस्ट पीरियड, यानी आफ्टर माओ जेडोंग। तो यहां पे आया इकोनॉमिक रिफॉर्म, और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था चाइना में 1978 में। पहली लाइन पढ़ो क्या लिखी हुई है, द प्रेजेंट डे फास्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन चाइना कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन 1978। यानी आज के दिन में चाइना जो वर्ल्ड इकोनॉमी में नंबर 2 बैठी हुई है, उसका मेन रीजन इज द इकोनॉमिक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड इन 1978। तो ऐसा तो क्या हुआ, इंडिया ने भी तो किया था इकोनॉमिक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस, तो इंडिया क्यों नहीं है आज नंबर 2 पे, क्यों इंडिया नहीं है नंबर 1 पे? ऐसा तो क्या कर दिया चाइना ने 1978 में अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंडर में, उसको समझते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट, अब आप ये समझो इकोनॉमिक रिफॉर्म तुरंत पूरे कंट्री में एक साथ में इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आपको याद हो आईडी का चैप्टर नंबर 3, तो हमने आपको बताया था कि इंडिया को तो फोर्स किया गया था, आईएमएफ और आईबीआरडी ने फोर्स किया था कि आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म लेके आने पड़ेंगे, लेकिन चाइना को किसी ने भी फोर्स नहीं किया। चाइना अपना इकोनॉमिक रिफॉर्म खुद से लेके आया था। तो चाइना के पास में टाइम था कि मैं अपनी मर्जी से अपने टाइम के हिसाब से रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करूंगा। तो चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 2 फेज में इंट्रोड्यूस किए, द इनिशियल फेज एंड द लेटर फेज। ठीक है, देखो इनिशियल फेज और लेटर फेज। अब इसको आप ऐसे ही समझ लो। देखो सबसे पहला जो फेज था ना, उसमें चाइना की गवर्नमेंट ने यह सोचा कि माओ जेडोंग ने गलत क्या किया। तो तब आइडेंटिफाई हुआ कि माओ जेडोंग ने गलत ये किया कि उसने लोगों को कलेक्टिव फार्मिंग करने के लिए भेज दिया। मैं बहुत सिंपल टर्म्स में आपको समझाता हूं। आप सबने अपने लाइफ में एक ना एक ग्रुप प्रोजेक्ट किया होगा। हम सबको पता है 5 लोगों के ग्रुप में 2 लोग काम करते हैं, बाकी 3 लोग तो काम ही नहीं करते। लेकिन कम्यून के अंडर में क्या हो रहा था, 5 को मिलकर काम करना। अब वही प्रॉब्लम हो रही थी, 3 लोग आराम से बैठे, 2 लोग काम कर रहे हैं। चाइना की गवर्नमेंट को समझ में आया कि कम्यून का सिस्टम बेकार है, तो सबसे पहले फेज में उन्होंने कम्यून्स को तोड़ दिया। In agriculture, commune land were divided into smaller plots, which were allocated only for use and not as ownership। ये देखो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि वन पार्टी रूल के अंदर में जो लैंड वगैरह है उसकी ओनरशिप किसके पास में रहती है, गवर्नमेंट के पास में। तो कम्यून्स की लैंड को तोड़ दिया गया और हर इंसान को एक छोटा छोटा प्लॉट ऑफ लैंड दिया गया, जिसको वो सिर्फ और सिर्फ यूज के लिए रख सकता है, नॉट फॉर ओनरशिप। अब आपको जमीन मिल गई, अब आपके पास में एक उत्साह है काम करने का, यू हैव एन एनकरेजमेंट, यू हैव बेसिकली यू हैव अ मोटिव टू वर्क। अभी तक क्या हो रहा था,
वो 3 जो लोग थे ग्रुप में जो काम ही नहीं कर रहे थे, आप काम कर रहे थे, लेकिन लास्ट में इनकम तो सब में बट रही थी, तो आप भी डिस्करेज हो रहे थे कि मैं काम क्यों करूं। लेकिन अब आपकी जमीन, आप काम करोगे और गवर्नमेंट ने क्या बोला, जो भी प्रॉफिट आप कमाओ वो आप रखोगे, हमको सिर्फ एक छोटा सा टैक्स दे दो। तो देखो अब आपके पास में मोटिव है काम करने का। चाइना की गवर्नमेंट को ये चीज समझ में आई कि कम्यून्स में लोगों ने अपने मोटिव खो दिए थे काम करने के। तो अब यहां पे चाइना की गवर्नमेंट ने कम्यून्स को तोड़ा, सबको स्मॉलर पार्ट ऑफ लैंड दे दी, आप उस लैंड पे काम करोगे और जो भी प्रॉफिट आपने कमाया वो आपका, आपको गवर्नमेंट को छोटा सा टैक्स देना है बस। लेटर फेज में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया द पॉलिसी ऑफ ओपन डोर, इसको याद रखना, द ओपन डोर पॉलिसी, यानी दरवाजे खोल दिए। दरवाजे किसके लिए खोल दिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए दरवाजे खोल दिए। अभी तक चाइना में पब्लिक सेक्टर जो है वो डोमिनेट कर रहा था और चाइना की गवर्नमेंट को समझ में आया कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर को लेकर नहीं आएंगे तो पब्लिक सेक्टर को कभी भी कंपटीशन फेस करने को नहीं मिलेगा। इसीलिए चाइना की गवर्नमेंट ने लेटर फेज में ओपन डोर पॉलिसी इंप्लीमेंट करी, जिसके कारण प्राइवेट सेक्टर आया और मार्केट में प्राइवेट सेक्टर ने हमारे पब्लिक सेक्टर को कंपटीशन फेस करवाया। तो पब्लिक सेक्टर वाज मेड टू फेस कंपटीशन बाय द प्राइवेट सेक्टर। फिर ये लोग लेके आए थे द पॉलिसी ऑफ डुअल प्राइसिंग। डुअल प्राइसिंग का मतलब होता है कि प्राइस मार्केट में दो तरीके से डिसाइड होंगे। सिंपल फटाफट पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें दो तरीके से प्राइस सेट होगा। सबसे पहला, फार्मर और इंडस्ट्रियल यूनिट्स यानी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो प्राइस है वो गवर्नमेंट सेट करेगी, सब्सिडाइज रेट, ताकि लोगों को बेनिफिट मिले। और बाकी सारी चीजों के, ऑल दी अदर ट्रांजेक्शन, बाकी सारी चीजों के प्राइस विल बी सेट बाय मार्केट फोर्सेस, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। यानी कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल आउटपुट के जो प्राइजेस है वो गवर्नमेंट सेट करेगी, बाकी सारी चीजों के जो प्राइस है मार्केट में वो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से सेट होगा। लास्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अब इसको आप समझो थोड़ा, व्हाट आर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक में हमारे पास में बस इतना दिया हुआ है, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वर सेटअप बाय 1980s, 4 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वर प्लेस्ड इन चाइना। ठीक है, अब इसका मतलब समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका पूरा चाइना है, इसमें गवर्नमेंट ने बोला कि इतना जो एरिया है ये हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इसको हम बोलते हैं SEZ। मैं छोटे में आपको समझा रहा हूं, बहुत ज्यादा इन डेप्थ हम नहीं जाएंगे इसमें। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वो एरिया होता है जिसमें जनरली जो इंडस्ट्री सेट होती है उसका पर्पस होता है टू एक्सपोर्ट। देखो यहां पे जो भी इंडस्ट्री सेट होगी वो चाइना में अपना माल बेचेगी, इनका मेन पर्पस इज नॉट टू एक्सपोर्ट। लेकिन SEZ में जो भी इंडस्ट्री सेटअप होती है उसका मेन पर्पस होता है टू एक्सपोर्ट। देखो हम सबको पता है कि किसी भी कंट्री के लिए एक्सपोर्ट ज्यादा हो वो बहुत अच्छी बात है। तो चाइना की गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो SEZ वाला जो एरिया था इसमें जितनी भी इंडस्ट्री सेटअप होती है ना उनके लिए वेरियस बेनिफिट्स अनाउंस कर दिए। वेरियस बेनिफिट्स वर अनाउंस, जैसे कि टैक्स सब्सिडी, ठीक है, यानी आपको टैक्स कम देना है, रेंट सब्सिडी, ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी, ठीक है, बहुत सारी चीजों में डिस्काउंट। गवर्नमेंट ने बोला ना आपको टैक्स देना है, ना आपको ये देना है, ना आपको वो देना है। इन शॉर्ट एक इंडस्ट्री के लिए कितनी अच्छी बात हो गई है, हर चीज में कॉस्ट कटिंग हो रही है इंडस्ट्री के लिए। इसके कारण क्या हुआ, जो बाहर की कंट्रीज की जो इंडस्ट्रीज थी वो भी आके चाइना में अपना इंडस्ट्रियल बेस सेटअप करने लग गई। अलग अलग कंट्री से चाइना में आके लोगों ने अपना इंडस्ट्रियल बेस सेटअप किया। अब देखो हम सबको पता है जब भी कोई दूसरी कंट्री की कोई भी कंपनी आती है तो वो अपने साथ में कैपिटल लेके आती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आती है। तो यही था स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अब इस चीज को पढ़ो। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वर सेटअप बाय द ईयर 1980s, 4 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वर प्लेस्ड इन चाइना। क्लियर? चलो ये अपना चाइना खत्म। अब हम आते हैं हमारे सबसे फेवरेट नेबर के पास में बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के बारे में पढ़ते हैं। पाकिस्तान ऑफिशियली द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये इसका ओरिजिनल नाम है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। गेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 14th of August 1947, हमसे एक दिन पहले। इन 1971 a civil war in Pakistan resulted in the independence of Bangladesh। पहले अगर आपको पता हो तो पाकिस्तान दो थे, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। 1971 में इनका वॉर हुआ था, जिसके बाद में जो इनका ईस्ट पाकिस्तान था जिसका नाम है अब बांग्लादेश, वो पाकिस्तान से अलग हो गया था। पाकिस्तान हिस्ट्री हैज बीन कैरेक्टराइज्ड बाय पीरियड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मिलिट्री रूल एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे कि चाइना में बार बार इकोनॉमिक ग्रोथ कभी आता है, कभी पॉवर्टी, कभी ग्रोथ, कभी पॉवर्टी।
मिलिट्री रूल, यानी कि चाइना में भले ही आप पाकिस्तान में आप बोल लो कि पाकिस्तान इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन वहां पे सबसे बड़ा जो रूल है वो मिलिट्री का है। एंड थर्ड पॉइंट इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यानी यहाँ पे कोई भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अपना फुल टर्म कंप्लीट नहीं करता। पाकिस्तान इज द यहाँ पे सिक्स्थ नहीं आएगा, यहाँ पे फिफ्थ आएगा। पाकिस्तान इज द फिफ्थ मोस्ट पॉपुलेशन नेशन इन द वर्ल्ड, यानी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में फिफ्थ नंबर पे रैंक कर दी है। इंडिया सबसे फर्स्ट, चाइना नंबर 2, पाकिस्तान आती है फिफ्थ नंबर पे। 1/3 of the total population lives below the poverty line, यानी 33% people are still poor and it is the second largest Muslim population in the world। मतलब अगर आपको मुस्लिम पॉपुलेशन ढूंढना है तो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन आपको पाकिस्तान में मिलेगी। फटाफट आते हैं अबाउट द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, बहुत इन डेप्थ नहीं जाएंगे इसमें हम। मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों है। इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस पॉलिसीज, बहुत सारी पॉलिसीज इसमें इंट्रोड्यूस करी गई थी, जैसे इंडिया ने भी किया था अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, वैसे ही पाकिस्तान ने भी अपने पूरे हिस्ट्री में कभी टैरिफ, कभी कोटा, कभी ये कभी वो, बहुत सारी अलग अलग पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी है टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम द इंपोर्ट्स। थर्ड पॉइंट, ग्रीन रेवोल्यूशन। पाकिस्तान में भी ग्रीन रेवोल्यूशन आया था ड्यूरिंग 1960s, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग 1960s, और ऑब्वियसली इसका पर्पस था टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। इंपॉर्टेंस टू द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, ये भी अपन ने पढ़ा है कि इंडिया और पाकिस्तान ने दोनों ने ही पब्लिक सेक्टर को मेजॉरिटी रोल दिया था, मैंने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में आपको बताया। इंपॉर्टेंस टू द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, अब ये नया है, देखो इन द लेट 1970s, और यहां पे दिया हुआ है अर्ली 1970s, इसको हम पढ़ते हैं। अर्ली 1970s की अगर मैं बात करता हूं तो पाकिस्तान की इकोनॉमी ने किया था नेशनलाइजेशन। मैंने आपको पहले भी बताया नेशनलाइजेशन का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन का उल्टा, ठीक है। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है जब हम प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप, कंट्रोल और मैनेजमेंट पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट को देते हैं, इसको बोलते हैं नेशनलाइजेशन। तो अर्ली 1970s में पाकिस्तान में कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन हुआ था, यानी कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर से लेके पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट को दे दी गई थी। लेकिन 1970s के एंड तक आते आते उनको समझ में आया कि ये डिसीजन गलत था, तो वापस इन्होंने क्या किया, इन्होंने कर दिया डी नेशनलाइजेशन, यानी वापस उल्टा कर दिया। अब प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज किया जा रहा था कि आप आओ और आप ही संभालो। क्लियर। फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग लेट 1970s, अब देखो बहुत सारे रीजंस थे 1970s तक आते आते इनकी हालत क्यों खराब हो गई, क्योंकि एक तो देखो सिविल वॉर हुआ, नेशनलाइजेशन इनका गलत पड़ गया, बांग्लादेश अलग हो गया, तो बिकॉज ऑफ टू मेनी रीजंस पाकिस्तान नीडेड फाइनेंशियल सपोर्ट। तो फाइनेंशियल सपोर्ट इनको कहां से मिला, जैसे इंडिया को भी वेस्टर्न नेशन से मिला था, IMF, IBRD वगैरह से। और दूसरा ये बहुत इंटरेस्टिंग है, रेमिटेंस फ्रॉम इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स की स्पेलिंग गलत हो गई शायद, टू द मिडल ईस्ट, यानी कि जितने भी पाकिस्तानी वर्कर मिडल ईस्ट में जाके काम करते थे वो लोग पाकिस्तान में पैसा बेचते थे। इट इज फनी आई नो, बट ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, रिफॉर्म। 1988 में पाकिस्तान में रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुए। देखो अब हमारे पास में क्लियर नंबर्स हैं, चाइना में आया 1978, पाकिस्तान में 1988, इंडिया में 1991। क्या आया इन तीनों साल में, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अगर मैं आपको बता दूं पाकिस्तान और इंडिया दोनों को ही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए फोर्स किया गया था, जबकि चाइना इकोनॉमिक रिफॉर्म अपनी मर्जी से लाया था। अब आते हैं द अप्रेजल ऑफ द डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज, यानी क्रिटिकल अप्रेजल करते हैं इन तीनों कंट्रीज का। फटाफट आते हैं सबसे पहले चाइना के ऊपर। चाइना डिड नॉट हैव कंपल्शन टू इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये अपनी मर्जी से लेके आया था, ठीक है। बट सम एडवर्स सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी प्रायर टू 1978 फोर्स्ड चाइना, फोर्स मतलब बाहर से किसी ने फोर्स नहीं किया, चाइना की अंदर की हालत देखते हुए चाइना की गवर्नमेंट ने खुद ने डिसाइड किया था कि अब हमको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। फटाफट देखो चाइना की इकोनॉमी को हमने, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक रिफॉर्म के पहले, एक रिफॉर्म के बाद। रिफॉर्म के पहले मतलब माओइस्ट पीरियड, रिफॉर्म के बाद मतलब रिफॉर्म के बाद वाला पीरियड, सिंपल। तो रिफॉर्म के पहले यानी माओइस्ट पीरियड को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट, मैसिव एक्सटेंशन इन हेल्थ केयर। माओ ने एक काम अच्छा किया था कि रूरल एरिया में हेल्थ केयर को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिया था, एक्सटेंशन दिया है, एक्सटेंशन मतलब ग्रोथ। सेकेंड पॉइंट, थ्रू कम्यून सिस्टम। अब कम्यून सिस्टम याद करो फटाफट, क्या था, सिस्टम ऑफ कलेक्टिव फार्मिंग। कितने कम्यून्स बने थे GLF के पीरियड में, 26,000। GLF कब आया था, 1958, वेरी गुड, अगर याद है तो वेरी गुड।
देयर वर मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन। देखो मैंने आपको शुरू में भी बताया कि कम्यून शुरू में तो सक्सेसफुल साबित हुआ था। तो शुरुआत में क्या हुआ, कम्यून्स बनने के बाद में लोगों के पास में ज्यादा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन हो रहा था। ठीक है, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, कम्यून्स के पहले आप बना रहे थे 6 यूनिट्स, एक दूसरा आदमी था वो बना रहा था 4 यूनिट्स, और एक तीसरा आदमी था जो था वो बना रहा था 2 यूनिट्स। तो अभी तक क्या हो रहा था कि आप अपने जो 6 यूनिट बना रहे थे वो आप लेके जा रहे थे, सेकंड वाला 4 वो अपने घर पे लेके जाता, थर्ड वाला 2 वो अपने घर पे लेके जा रहा था। लेकिन अब कम्यून हो गया, यानी कलेक्टिव फार्मिंग, तो 6 + 4 + 2 दैट इज 12। अब ये 12 आप तीनों में बटेगा, 4 4 4। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, लोगों के पास में इक्वल फूड ग्रेन आने लग गए। लेकिन थर्ड पॉइंट पढ़ो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्पाइट एक्सटेंसिव लैंड रिफॉर्म, collective farming greatly forward and other initiative, the per capita grain output in 1978 was same of 1950। यानी इतने सारे रिफॉर्म लाने के बाद में भी जीएलएफ, जीपीसीआर, हमारा कलेक्टिव फार्मिंग, कम्यून्स, इतने सारे पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करने के बाद में भी जो पर कैपिटा फूड ग्रेन था 1950 में, जीएलएफ के भी पहले, कम्यून के पहले जो फूड ग्रेन लोगों के पास में था 1978 तक, वही रहा, कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिला। ये मैंने आपको बताया, कम्यून्स इनिशियली सक्सेसफुल थे, बाद में वो भी सक्सेसफुल साबित नहीं हुए। तो इतने पॉलिसीज का मतलब ही क्या, पहले भी लोगों को उतना ही खाना मिल रहा था, लास्ट में भी उतना ही खाना मिल रहा है। तो इन शॉर्ट ये पॉलिसीज फेल हो गई थी। लास्ट पॉइंट पे आते हैं। इन 1978 द देन गवर्नमेंट ऑफ चाइना वाज नॉट सैटिस्फाइड विद द स्लो पेस। ठीक है, यानी कि माओ जेडोंग के पीरियड में जितनी भी पॉलिसीज आई थी उससे चाइना की गवर्नमेंट, जो उस टाइम पे चाइना की गवर्नमेंट थी, वो खुश नहीं थी, और उसके कारण चाइना की गवर्नमेंट 1978 में इकोनॉमिक रिफॉर्म लेके आई। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद में क्या हुआ, तो पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म इन चाइना, वेरियस रिफॉर्म्स लेड टू रैपिड ग्रोथ इन चाइना, जो हमने पहले भी पढ़ा है कि आज चाइना का जो इतना ग्रोथ है उसके पीछे जो रीजन है वो हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म है, चाइना की इकोनॉमिक रिफॉर्म है। ईच रिफॉर्म वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन अ स्मॉलर लेवल, मैंने आपको बताया इनिशियल और लेटर पार्ट, और बाद में मैसिव स्केल पे इंप्लीमेंट हुए। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एरियाज ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, लैंड रिफॉर्म, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस, सब चीज में हमने पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला। यानी कि इन शॉर्ट सोशल और इकोनॉमिकल हर सेक्टर में चाइना ने ग्रोथ देखा है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। देखो अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था इकोनॉमिक रिफॉर्म में कि कम्यून्स को तोड़ के हर इंसान को छोटी छोटी जमीन दे दी गई थी। उससे जो पुअर लोग थे, द पुअर पीपल ऑफ चाइना, उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला। पहले उनके पास में लैंड नहीं थी, अब उनको गवर्नमेंट ने लैंड दे दी, नॉट विद द पर्पस ऑफ ओनरशिप बट विद द पर्पस ऑफ यूज। तो अब चाइना के लोगों को एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये मिला कि अब वो लोग अपनी जमीन पे काम करके प्रॉफिट खुद रख सकते हैं। तो पुअर पीपल को पॉवर्टी लाइन से बाहर आने का मौका मिला। क्लियर? तो इसके कारण बहुत सारे वास्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल के लिए कंडीशंस इंप्रूव हुई, वो लोग पॉवर्टी लाइन से बाहर आ सके। फिर आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में फटाफट पढ़ लेते हैं। इन द पाकिस्तान द इकोनॉमिक रिफॉर्म लेड टू वर्सनिंग ऑफ द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, यानी उनकी हालत बाद में और ज्यादा खराब हो गई। As compared to 1980s, the growth rate of GDP and its sectoral constituents decreased in 1990s, यानी 1980s में GDP जितना बढ़ रहा था उससे कम रेट पे GDP ग्रो होने लगा इन 1990s। फॉर एग्जांपल 1980s में 10% से बढ़ रहा था, तो 1990s तक आते आते वो सिर्फ 6% से बढ़ रहा था। यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म आने के बाद में पाकिस्तान की हालत और खराब हो गई। The proportion of poor in the 1960s was more than 40%, which declined to 25% in 1980s and started rising again in 1990s। देखो, पुअर लोग जो 1980s में थे वो सिर्फ 25% थे, यानी पूरे कंट्री का सिर्फ 25% लोग पुअर थे। 1990s तक आते आते वो वापस बढ़ना शुरू हो गया, जो हमने पहले पढ़ा ना कि पाकिस्तान की हालत और खराब हो गई थी। द रीजन ऑफ द स्लो डाउन या स्लो ग्रोथ ऑफ द, या फिर द री एमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ स्लो ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान, या फिर व्हाट आर द रीजंस ऑफ री एमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। ये फटाफट पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड फूड सप्लाई सिचुएशन वाज बेस्ड ऑन गुड हार्वेस्ट एंड नॉट ऑन द institutional process of technical change. When there was a good harvest, the economy was in good condition. When it was not, the economy indicator showed stagnation or negative trends.
यानी कि पाकिस्तान एक एग्रेरियन इकोनॉमी है और उसका एग्रीकल्चर का आउटपुट डिपेंड करता है गुड हार्वेस्ट यानी कि रेनफॉल के ऊपर। कोई भी इंस्टीट्यूशनल टेक्नोलॉजिकल चेंज पाकिस्तान में देखने को नहीं मिला। एग्रीकल्चर सेक्टर के इंप्रूवमेंट के लिए कोई भी टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल चेंज नहीं देखने को मिला। अभी एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है, आपकी इकोनॉमी है एग्रेरियन, सबसे ज्यादा जीडीपी आपका एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा है और वहीं पे आप भगवान भरोसे चल रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे पॉवर्टी वापस आ सकती है। जिस साल एग्रीकल्चर आउटपुट कम हुआ उस साल पॉवर्टी वापस आ जाएगी, इट्स वेरी ऑब्वियस। फिर पढ़ो, foreign exchange is an essential part of every country and it is always preferred to build foreign exchange reserve through export। यानी foreign exchange reserve कहां से आना चाहिए? एक्सपोर्ट से आना चाहिए, ठीक है। जबकि पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज कहां से आ रहा था? अर्निंग केम फ्रॉम द रेमिटेंस ऑफ पाकिस्तानी वर्कर्स वर्किंग इन द मिडल ईस्ट। जैसे मैंने आपको बताया, पाकिस्तान के लोग जो मिडल ईस्ट में काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान को पैसे भेजते थे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पैसा कहां से आना चाहिए? एक्सपोर्ट से। कहां से आ रहा था? पाकिस्तानी वर्कर्स भेज रहे थे, जो पाकिस्तानी वर्कर्स मिडल ईस्ट में काम करते थे वो लोग पाकिस्तान को पैसे भेज रहे थे। थर्ड पॉइंट, देयर वाज ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन फॉरेन लोन। ये प्रॉब्लम इंडिया और पाकिस्तान की सेम रही है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास में ही फॉरेन लोन बहुत ज्यादा था, ठीक है। अब देखो ये जैसे हमारे ये वाले पॉइंट्स हो गए। अब इसके आगे जैसे ही हम लोग जाते हैं तो इसके आगे एक और पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं हाउएवर ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स पाकिस्तान हैज रिकवर्ड इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हैज बीन सस्टेनिंग। पिछले कुछ सालों में जैसे हमने पढ़ा कि पाकिस्तान कभी बढ़ता है फिर नीचे, फिर बढ़ता है फिर नीचे, फिर बढ़ता है फिर नीचे, तो पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि पाकिस्तान हैज बीन ग्रोइंग और इस बार बोल रहे हैं कि वो सस्टेन कर पा रहा है। नोबडी नोज अबाउट द फ्यूचर, अभी क्या हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। As per the annual plan of 2019-20, GDP registered a growth of 5.5% in 2017-18, ठीक है, ये पिछले डेकेड से ज्यादा है। While agriculture recorded a growth rate far from satisfactory level, industrial and service sector grew at 4.9 and 6.2%, यानी ये सेक्टर्स भी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं चैप्टर के कंक्लूजन के ऊपर कि ये सब जो हमने पढ़ा उसके बाद में हम चाइना, पाकिस्तान और इंडिया के बारे में क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले एज यूजुअल चाइना, फटाफट पढ़ते हैं। इन चाइना द लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम एंड इट्स इंप्लीकेशन फॉर ह्यूमन राइट्स आर मेजर कंसर्न। ये एक बड़ा पॉइंट है कि चाइना में पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वन पार्टी रूल है, तो आप वोट भी किसको करोगे? वो एक ही पार्टी है जो खड़ी है, उसी को आपको वोट करना है, तो पॉलिटिकल फ्रीडम है जीरो। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इस टॉपिक को हम बोलते हैं लिबर्टी इंडिकेटर, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। However, in the last 4 decades, it used the market system without losing the political commitment and succeeded in raising the level of growth along with alleviation of poverty। ऐसा बोला गया कि पिछले 40 सालों में, that is in the last 4 decades, 1980s के बाद में पाकिस्तान ने अपना ग्रोथ रेट बढ़ाया है और पॉवर्टी भी कम करी है। चाइना हैज यूज्ड द मार्केट मैकेनिज्म टू क्रिएट एडिशनल सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। हमने पढ़ा कि पिछले 40 सालों में सब सेक्टर में चाइना ने ग्रो किया है। By retaining collective ownership of the land and allowing individual to cultivate the land, China has ensured social security in the rural areas। रूरल एरिया में कैसे बेनिफिट दिया? लोगों को छोटी छोटी जमीन दे दी, लेकिन फॉर यूज, कि आप जितना काम करोगे उतना ही पैसा आप कमाओगे। आज भी लैंड की ओनरशिप किसके पास में? गवर्नमेंट के पास में। पब्लिक इंटरवेंशन इज प्रोवाइडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रॉट पॉजिटिव रिजल्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इन चाइना। इसके बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा कि व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। पाकिस्तान पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंस एंड फॉरेन एड, यानी पॉलिटिकली हम बहुत अनस्टेबल है। पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। हमारा डिपेंडेंस कहां से आ रहा है? किसके ऊपर हम डिपेंडेंट है? पाकिस्तानी वर्कर्स जो पैसा बेचते हैं उनके ऊपर जो डिपेंडेंस है, और फॉरेन लोन यानी फॉरेन एड। इन सब चीजों के कारण एग्रीकल्चर सेक्टर वगैरह में हमको स्लो डाउन देखने को मिला है। In the recent past, it is hoping to improve the situation by maintaining high rates of GDP growth। जो हमने अभी पढ़ा कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान का GDP has been growing and वो sustain कर पा रही है, तो hope है of improvement। Many macroeconomic indicators began showing positive and high growth rates, reflecting economic recovery। अब पिछले कुछ सालों में थोड़ा पाकिस्तान में ग्रोथ देखने को मिला है, तो उसके कारण ऐसा बोल रहे हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इंप्रूव हो सकता है। इंडिया, द इंडियन इकोनॉमी परफॉर्म मॉडरेटली, ना बहुत ज्यादा अच्छा ना बहुत ज्यादा बुरा, बट द मेजॉरिटी ऑफ इट्स पीपल स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। ये हमने पढ़ा है, एक क्रिटिकल अप्रेजल है कि इंडिया में आज भी मेजॉरिटी लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट हैं।
जबकि हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए कितना कुछ कर दिया, आईपीआर लाइसेंसिंग सब हटा दिया, लिबरलाइजेशन किया, प्राइवेटाइजेशन किया, उसके बाद में भी मेजॉरिटी लोग कहाँ है, एग्रीकल्चर। India has taken many initiatives to develop the infrastructure and improve the standard of living. India try कर रही है कि लोगों का standard of living improve हो. It is yet to raise the standard of living of more than 1/4 of the population that lives below the poverty line. हम बोल रहे हैं वो 25% लोगों का क्या जो आज भी poverty line के नीचे रह रहे हैं, उनके लिए आज भी betterment देखना बाकी है। अब हम लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी इंडिकेटर। जो मैंने आपको बताया कि चाइना में एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है पॉलिटिकल फ्रीडम। व्हाट इज लिबर्टी इंडिकेटर? लिबर्टी मतलब फ्रीडम होता है। व्हाट इज लिबर्टी इंडिकेटर? पढ़ो। Along with the other indicators, we also need what may be called as liberty indicators. One such indicator has actually been added as a measure of the extent of democratic participation in social and political decision making. What do you mean by liberty indicator? जो कंट्री की पब्लिक है, जो जनरल पब्लिक है, उनको कितना इन्वॉल्व किया जाता है ड्यूरिंग द सोशल एंड द पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। लोगों को कितना इन्वॉल्वमेंट लिया जाता है, क्या आपको अपना नेता चुनने का हक है या नहीं, दैट इज लिबर्टी इंडिकेटर। क्या आप अपने नेता के अगेंस्ट कुछ बोल सकते हो या नहीं, दैट इज लिबर्टी इंडिकेटर। देखो, सम एग्जांपल्स ऑफ लिबर्टी इंडिकेटर्स आर measures of the extent of constitution protection given to the rights of citizens। क्या आपके पास में राइट है, राइट टू स्पीच, राइट टू वोट, ठीक है, वो सब आपका राइट है या नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको जो राइट दिया है वो राइट आपके पास में है या नहीं है। और द extent of constitutional protection, the independence of the judiciary and the rule of law, यानी जस्टिस वगैरह का क्या स्टेटमेंट या फिर जस्टिस वगैरह का क्या आज के दिन में आपकी कंट्री में क्या कंडीशन है, उसको हम बोलते हैं लिबर्टी इंडिकेटर। क्लियर? आपको मैं बता दूं, लिबर्टी इंडिकेटर की हालत सबसे ज्यादा खराब है चाइना में। अगर मैं इन 3 कंट्रीज को कंपेयर करता हूं तो हाईएस्ट में आता है लिबर्टी इंडिकेटर में इंडिया, फिर आता है पाकिस्तान और सबसे नीचे आता है चाइना। ये याद रखना फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एक लास्ट टॉपिक जो हमारा डिस्कस करना रह जाता है, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका मतलब होता है ये एक मेजर होता है जिसमें कंट्रीज को आपस में कंपेयर किया जाता है ऑन 3 ग्राउंड्स। सबसे पहला ग्राउंड होता है एजुकेशन, फिर आता है हेल्थ और लास्ट में आता है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ बोलते हैं। देखो इसको, इन शॉर्ट तीनों कंट्रीज को अगर हम कंपेयर करते हैं, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान को, तो हम उनको कंपेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दैट इज 3 ग्राउंड्स। हर कंट्री में एजुकेशन का लेवल कितना है, यानी कि कितने लोगों ने स्कूल कंप्लीट करी है, कितना ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है स्कूल में, कितने लोगों ने स्कूल ज्वाइन करी और खत्म करी। हेल्थ केयर फैसिलिटी कितनी है, ठीक है, यानी कि आपका एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है। एंड थर्ड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब ये कंपेयर होता है इनकम से, आपकी इनकम कितनी है टू मेंटेन अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर यू। जब कोई भी कंट्रीज को इन 3 बेसिस के ऊपर कंपेयर किया जाता है तब जाके वो बनता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आज के दिन में जब हम इन 3 कंट्रीज को कंपेयर करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के स्केल पे, तो सबसे ऊपर आती है चाइना, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान। चाइना नंबर 1 नहीं है, नंबर 1 पे आती है नॉर्वे। मैं सिर्फ इन 3 कंट्रीज को कंपेयर कर रहा हूं, चाइना सबसे पहले, इंडिया, फिर पाकिस्तान। एक क्वेश्चन आता है आपके लिए कि क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लिबर्टी इंडिकेटर के बिना कंप्लीट है या नहीं। अब ये क्वेश्चंस वगैरह हम डिस्कस करेंगे हमारे PYQ वाले सीरीज में, तो उसके लिए यू हैव टू स्टे ट्यून। टिल देन यू कैन कीप वॉचिंग द अदर वीडियोस जिसमें हम चैप्टर्स डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। टिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।